बेतुकी खबरों से इस मुल्क और कौम की कोई खिदमत नहीं हो रही। किसी एक मीटिंग में भी तलखी बिल्कुल किसी स्टेज पे भी नहीं हुई। 3 तारीख तो ऐसी मीटिंग ही कोई नहीं हुई जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी हो। कुछ लोगों का एक वतीरा बन गया है कि उन्हें हर चीज को ड्रामेटाइज करना है और उसको झूठ का लिबादा उड़ाना है। वजीर दाखिला ने डॉन की खबर झूठी, खुद साख्ता और रावी सहाफी को करार दे दिया। 3 तारीख को कोई इजलास ही नहीं हुआ, 4 को हुए जिसमें कोई तलखी नहीं हुई। 3 तारीख तो ऐसी मीटिंग ही कोई नहीं हुई जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी हो। 4 तारीख को ऐसी 3 मीटिंग्स हुई, उसमें एक फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी। मैं हर मीटिंग में मौजूद था, 3 की भी और 4 की भी। परवेज रशीद से खबर ना रुकवाने की गलती हुई। खबर के पीछे मौजूद हाथ और जहन को सामने लाना होगा। तहकीकाती कमेटी में मजीद अफराद को शामिल किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार की सफाइयां और वजाहतें। वजीर दाखिला का बैकडोर चैनल राबितों का इंकशाफ। मुश्तरका दोस्त के जरिए इमरान को इफ़हाम व तफहीम का पैगाम भेजा, लेकिन जवाब लॉकडाउन करने का आया। इस वक्त जो पैगाम आया वो ये है कि हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने चले। गोया आप एक न्यूक्लियर पावर न भी हो मगर न्यूक्लियर पावर का एक इमेज है पूरी दुनिया में। कानून नाफिज करने वाले इदारों को रेड लाइंस बता दी हैं। सियासी हुकूक यकीनी बनाएंगे, लेकिन जुर्म को होने से पहले रोकना भी हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। कोई ये मान सकता है कि परवेज रशीद कोई भोला भाला बेचारे को पता ही नहीं था कि वो जो स्टोरी आगे भेज रहा है वो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर और ज्यादा तफ्तीश की जरूरत है। कौन जिम्मेदार था? ये कोई नहीं मान सकता कि परवेज रशीद को पता ही नहीं था। क्या वो खुद ये खबर आगे बढ़ा सकते थे? क्या इस कहानी में शाही खानदान के अफराद मुलव्विस हैं? चौधरी निसार अपने जमीर को झंझोड़ें और वजीर आजम के जराइम छुपाने का साथ ना दें, कप्तान की अपील। बनी गाला का बहार आज भी गर्म। कारकुनों ने कप्तान के घर का रुख कर लिया। जगह जगह नाकों पर पुलिस भी चौकस। दिन भर आंख मचोली, पकड़ दकड़। शेलिंग के जवाब में कारकुनों का पथराव। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और शराब बरामद। एहलकारों पर हमला करने आए थे, पुलिस का दावा। असलहा लाइसेंस याफ्ता है, तहरीक इंसाफ का जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रास्तों की बंदिश को विफाक का जुर्म करार दे दिया। चौधरी निसार कंटेनर हटवाएं, कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। पठान जो बात करते हैं करके दिखाते हैं, देखता हूँ कि कौन रास्ता रोकेगा। परवेज खट्टक की ललकार। इमरान खान का ये मुसीबत बन रहा है कि सपोर्ट के बगैर, अंपायर की उंगली के बगैर वो तो मूवमेंट नहीं चला सकता है। बिलावल भुट्टो की कप्तान पर तनकीद। इमरान खान को कठपुतली करार दे दिया, बोले मुल्क में जमहूरियत ही कायम रहेगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत। पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं। खपे जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, नारा बिलावल, जिए बिलावल। वालिदा और दीगर शहीदों के जिक्र पर बिलावल आबदीदा हो गए। कहा, हम दहशतगर्दों को कंट्रोल कर सकते हैं, शरीफिस्तान की जरूरत नहीं। इमरान खान के जवाल की वजह उनकी सियासी हमाकतें नहीं, बल्कि उनके झूठ और बेबुनियाद इल्जामात हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। कप्तान दहशतगर्दी की राह पर गामजन और असलहे के जोर पर इस्लामाबाद को बंद कराना चाहते हैं, जिसकी इजाजत नहीं देंगे। लीगी रहनुमाओं की वार्निंग। इस्लामाबाद बंद करने की बातें अफसोसनाक हैं।
शहरियों के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। 2 नवंबर को इस्लामाबाद में 2 नंबर काम नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद दंगल की वजह से पूरी कौम परेशान है। कौम की नजरें अदलिया पर लगी हैं। मसले की चाबी सुप्रीम कोर्ट के पास है। परवेज रशीद की कुर्बानी कबूल नहीं। लाहौर में सिराजुल हक का रैली से खिताब। दोस्ती का पैगाम लेकर निकले हैं। कारकुन तमाम सियासी जमातों के लोगों से दोस्ती करें। हम कौम को पस्ती से निकालने के लिए निकले हैं। मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुस्तफा कमाल का कारकुनों से खिताब। भारतीय फौज बाज नहीं आई। वर्किंग बाउंड्री पर हड़ताल, चपराड़, बखलियां और शक्करगढ़ सेक्टर्स पर फायरिंग। 4 शहरी शदीद जख्मी। पाक फौज की पूरी कुव्वत से दुश्मन को भरपूर जवाब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के क्रैकडाउन के दौरान जख्मी 9 साला बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जेल से रिहा कर दिया गया। कहते हैं कश्मीरी आजादी से कम किसी चीज पर तैयार नहीं होंगे। अंधेरे पर रोशनी और बुराई पर अच्छाई की फतह। खुशियों भरा होली का त्योहार। हिंदू बरादरी ने मुल्क को चिरागों से रोशन कर दिया। वजीर आजम की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूं नाजिया अशर। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की बड़ी खबर से, जिसमें वजीर दाखिला चौधरी निसार ने वजीर इत्तलात को मुर्द इल्जाम ठहरा दिया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि परवेज रशीद ने कोताही की जो तहकीकात में साबित हो गई है। ताहम नाजरीन, मजीद जामे तफ्तीश के लिए कमेटी कायम कर दी गई है और इस कमेटी में ISI, MI और I भी शामिल होगी, लेकिन कमेटी में कुछ और लोगों को भी शामिल किया जाएगा। हम आपको आज की बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने वजीर इत्तलात परवेज रशीद को मुर्द इल्जाम ठहरा दिया और साथ ही उनका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहना था कि परवेज रशीद ने कोताही की जो तहकीकात में साबित हो गई। ताहम मजीद जामे तफ्तीश के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है और इस कमेटी में ISI, MI और I भी शामिल हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार साफ तौर पर ये कह रहे थे कि मजीद तहकीकात होंगी और इसके लिए जो कमेटी कायम की गई है उसमें कुछ और लोग शामिल किए जाएंगे। जबकि डॉन की खबर से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबर है। कहा गया कि मुतलका जर्नलिस्ट के पास एक स्टोरी है CM और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। वो परवेज रशीद के कमेंट्स चाहता है। परवेज रशीद साहब को उस जर्नलिस्ट को कहना चाहिए था कि ये खबर गलत है, आप नेशनल इंटरेस्ट में इस खबर को न छापें। उनको जफर अब्बास साहब से बात करनी चाहिए थी, डॉन के इंतजामिया से बात करनी चाहिए थी, हुकूमत से बात करनी चाहिए थी। हुकूमत ने पहली बार परवेज रशीद की गलती का इंकिशाफ कर दिया। वजीर दाखिला ने बताया कि वजीर इत्तलात ने खबर को शाये होने से रुकवाया, ना हुकूमत को बताया। उन्होंने डॉन की खबर की तहकीकात को हाई प्रोफाइल केस भी करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि खबर मुकम्मल तौर पर झूठी और खुद साख्ता है। सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान आज तक कोई तलखी नहीं हुई। 3 तारीख तो ऐसी मीटिंग ही कोई नहीं हुई जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी हो। 4 तारीख को ऐसी 3 मीटिंग्स हुई, उसमें एक फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी। मैं हर मीटिंग में मौजूद था, 3 की भी और 4 की भी। मैं एक दफा फिर दोहराता हूं कि किसी एक मीटिंग में भी तलखी बिल्कुल किसी स्टेज पे भी नहीं हुई। चौधरी निसार का कहना था कि डॉन की खबर पर इंक्वायरी हुई। पहले वजीर आजम और फिर आर्मी चीफ को तफसीलात से आगाह किया गया। उसके बाद परवेज रशीद की वजारत से अलहदगी की प्रेस रिलीज जारी हुई। जब ये फैसले हुए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं उन्हें मिलूं और उन्हें आगाह करूं, तो उन्होंने खुशदिली से फैसला कबूल किया। पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पोजीशन वाज़ेह करना चाहता हूं, तो मैंने उनसे एक दरखास्त की, इसको कमेटी के सामने अपना जो भी मौक़िफ़ है कमेटी के सामने पेश करें। उनका कहना था कि खबर में सेक्रेटरी खारजा के हवाले से भी झूठ बोला गया। उन्होंने पाकिस्तान के तन्हा होने की बात नहीं की। उनका एक लफ्ज भी आइसोलेशन के हवाले से जो स्टोरी दी गई है, मतलब उन्होंने उनके मुंह से ये निकला होगा कि इंडिया हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है और
मतलब ये इस तरह लफ्ज हो सकता है, मगर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। चौधरी निसार ने कहा कि खबर के पीछे मौजूद हाथ और जहन को सामने लाने पर इत्तेफाक पाया जाता है। इस पे इत्तेफाक है कि जिसने ये झूठी खबर डॉन को दी है वो कौम के सामने आना चाहिए, इसलिए ये कमेटी बहुत अहम है। वजीर दाखिला का कहना था कि डॉन, APNS और CPNE ने यकीन दहानी कराई थी कि सिरिल मुल्क से बाहर नहीं जाएगा और अगर गया तो तहकीकात के लिए बुलाने पर वापस आ जाएगा। बात हो रही है वजीर दाखिला चौधरी निसार की, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के 2 नवंबर के धरने को इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत के दफातर यानी पाक सेक्रेटेरिएट पर कब्जे की साजिश करार दे दिया है। वजीर दाखिला ये भी कह रहे थे कि इमरान खान को समझाने के लिए बैक चैनल पैगाम भेजा, अब हुकूमत अपनी रेट कायम करके दिखाएगी। इस्लामाबाद से नासिर काज़मी की ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर दाखिला ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एक मुश्तरका दोस्त के जरिए कप्तान को अफ़ाम व तफ़हीम का पैगाम भेजा, लेकिन जवाब लॉकडाउन करने का आया। हम एटमी ताकत हैं, दारुल हुकूमत बंद होना न काबिल तसव्वुर है। अब मैं भी उन्हें शहरी हुकूक और रियासती अमूर यकीनी बनाने की जिम्मेदारी निभा कर दिखाऊंगा। ब्लॉक हुए कि तकरीबन 1200 लोग आर्म्ड रात के 11 बजे दाखिल हुए। आगे पुलिस, अटक पुलिस ने इनको रोका तो बहुत हाथापाई हुई। इन्होंने DSP को भी मारा, SHO को भी मारा। इतना फिर वो वायलेंस पे इतला हो गई, पीछे कुमक पहुंच गई, एक स्टैंड ऑफ हो गया। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को रेड लाइंस बता दी हैं। पुलिस का जज्बा बुलंद है, सियासी हकूक को यकीनी बनाएंगे, लेकिन जुर्म होने से पहले रोकना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। धरना पाक सेक्रेटेरिएट पर कब्जा के लिए दिया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर होने की हैसियत से हमारा मुकाम है, जब ये एक दुनिया में पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान का कैपिटल लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, उसके सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, उसके स्कूल, उसके सब कुछ बंद हो गया, इसका पाकिस्तान का इमेज दूसरे दुनिया में क्या होगा? वजीर दाखिला ने कहा कि पख्तूनों का नाम लेने वाली PTI को वहाँ सिर्फ 19% वोट मिले। सूबाइयत की नफरत के बीज नहीं बोने चाहिए। पख्तूनख्वा और पंजाब के रास्ते हमला आवर मुसल्लह जत्थों की वजह से रोके गए, जिन्हें खोल दिया गया है। प्लान इस दफा क्या है? इस दफा प्लान पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट के अंदर चले जाना है और किसी को वहां नहीं घुसने देना। चौधरी निसार ने इमरान खान को मुहज्जब बनने की अपील भी की और कहा कि धरने पर बाकी बातें एक दिन बाद करेंगे, जब पीर को मुतलका मुकदमात पर इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स के कुछ फैसले आएंगे। नासिर काज़मी, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। और वजीर दाखिला की इन बातों का जवाब भी दिया गया है तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की जानिब से, जिनका कहना है कि चौधरी निसार अपने जमीर को झंझोड़े और वजीर आजम के जराइम छुपाने में उनका साथ न दें। खैबर पख्तूनख्वा से मुसल्लह अफराद का खतरा था तो लाल हवेली क्यों बंद की गई? बन्नी गाला को क्यों महसूर किया गया? कप्तान की इस जवाबी न्यूज कॉन्फ्रेंस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वजीर दाखिला की शिकवा भरी न्यूज ब्रीफिंग खत्म हुई तो इमरान खान जवाब शिकवा ब्रीफिंग के लिए मीडिया के सामने आ पहुंचे। बोले कि डॉन लीक्स खबर पर परवेज रशीद को बच्चा बनाकर पेश ना किया जाए, पूछा जाए कि क्यों खबर आगे भेजी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर और ज्यादा तफ्तीश की जरूरत है। कप्तान ने कहा कि शरीफ खानदान के लंदन अपार्टमेंट्स 2005 में नहीं 90 की दहाई में मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदे गए। ये चौधरी निसार भी तस्लीम कर चुके हैं, क्योंकि वजीर आजम की करप्शन का साथ दे रहे हैं। सबको पता है कि प्रॉपर्टीज 90s में ली गई। क्यों नवाज शरीफ ने 2005 में झूठ बोला? इमरान खान ने मुशर्रफ दौर की अमरीत को मौजूदा हुकूमत से बेहतर करार दिया और कहा कि मुस्लिम लीग नून भी सिर्फ पंजाब की सियासत ना करे। आप पंजाब की जमात बन के और ये CPAC के अंदर आप पूछे, सारी पख्तूनख्वा में नून लीग से पूछे, आपकी नून लीग भी असेंबली के अंदर कहती है कि जनाब CPAC में पख्तूनख्वा को शेयर सही नहीं मिला। कप्तान ने पाक सेक्रेटेरिएट पर कब्जा की साजिश के इल्जाम का जवाब तो न दिया, ताहम ये वाजे जरूर किया कि शहर लॉकडाउन करने की बाज़ाब्ता मंसूबाबंदी तो नहीं है, लेकिन लाखों अवाम के समुंदर से अस खुद ऐसा लॉकडाउन हो जाएगा। और इसके साथ ही इमरान खान ने कारकुनों को कल से बनीगाला पहुंचने की हिदायत कर दी है। वो कहते हैं कि उन्हें जब भी बनीगाला से बाहर आने का मौका मिला वो वजीर आजम का ताक़ुब करेंगे। अदलिया सूरत हाल का अस खुद नोटिस ले, पख्तूनख्वा के लोगों को रोक कर सूबाइयत ना बढ़ाई जाए। इस बारे में देखते हैं नासिर काज़मी की रिपोर्ट।
बनी गाला में कप्तान ने मुबैना महसूरी के तीसरे दिन 3 न्यूज ब्रीफिंग्स कर डाली। सुबह मीडिया के सामने आए और कारकुनों को बनी गाला पहुंचने की दावत दी। साथ ही कहा कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, ये अदलिया का इम्तिहान है। आपका ट्रायल हो रहा है, ये मेरा ट्रायल नहीं है। हम मंडे को जा रहे हैं फिर अदालतों में, हम जाएंगे और हम अपने राइट्स के लिए फिर अदालतों को टेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के जुर्म को बचाने के लिए सरकारी वसाइल का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें बनी गाला महसूर करने वाले सोच लें, 2 नवंबर को नहीं तो फिर जिस दिन भी मौका मिला वो बाहर आएंगे और वजीर आजम का पीछा करते रहेंगे। हमने 2 तारीख तो दी हुई है, लेकिन 2 तारीख क्या अगर हमें यहाँ रोक दिया तो 3 तारीख भी हो जाएगी, 4 भी हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी। हमने तो रुकना नहीं है। इमरान खान ने कहा कि पख्तूनख्वा से काफिले कल आना शुरू हो जाएंगे। भारत चाहता है कि पाकिस्तान के सूबे अलग हों। हुक्मरान भी अमीनुल्लाह गंडापुर को गिरफ्तार करके सूबाइयत बढ़ा रहे हैं। ये तासुब बढ़ेगा, सूबाइयत बढ़ेगी आगे। इमरान खान ने सिक्योरिटी लीक्स खबर पर वजीर इत्तलात की बरतरफी का इकदाम वजीर आजम को बचाने की कोशिश करार दिया और कहा इसके पीछे भी वही हैं जिन्होंने 2.5 साल कबल एक चैनल से मिलकर ISI चीफ को बदनाम करने की कोशिश की थी। नासिक आजमी, आज न्यूज, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, आज इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लेकर उनकी गाड़ी से बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। सूबाई वजीर को बाद में रिहा भी कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर अपनी गाड़ी में इमरान खान की रिहायशगाह जाने के लिए बनी गाला के करीब पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में सवार अफराद और उनके साथी सिक्योरिटी वालों पर हमला करने आए थे। फौरी कार्रवाई करके कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर वहां से फरार हो गए। पकड़े जाने वालों में अली अमीन गंडापुर भी शामिल थे, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। उन्होंने शहर की सड़कों पर दौड़ते हुए अपनी वीडियो भी शेयर की। पुलिस के मुताबिक गंडापुर की गाड़ी से बंदूकें, बड़ी तादाद में गोलियां और दीगर असलहा शामिल है। उनमें से 100 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी कुछ जंगलों में भागे हुए हैं, कुछ पिंडी की तरफ भागे हुए हैं। They were led by a minister, और वो गाड़ियां छोड़ के भागे। उनमें 7 क्लैशनकोफ, एक टीयर गैस गन, 7 बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 21 मैगजीन्स, 30 एमुनिशन के मुख्तलिफ बरामद अशिया थाने पहुंचाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। तहरीक इंसाफ का कहना है कि PTI को बदनाम करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। असलहा लाइसेंस याफ्ता था। सूबाई वजीर को जान का खतरा लाहक है, इसलिए बुलेट प्रूफ अशिया इस्तेमाल करते हैं। गंडापुर को समझते हैं कि वो अपने आप को इस तरह इंडिकेट करेगा, ये तो गलत सरासर डिसइंफॉर्मेशन आ रही है। ये हर जगह हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ खबरें लगा रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारे वर्कर्स को तंग कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कहना था कि हुकूमत के हर इंतकामी एजेंडे से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हौसले मजीद बुलंद हो रहे हैं। PTI रहनुमा की गाड़ी से बरामद होने वाला असलहा, इसी पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा बरामद हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस्लामाबाद में PTI के रुकन असेंबली की गाड़ी से जो मोलक और आतिशी असला पकड़ा गया है, ये नहायत खतरनाक फिनोमेना है। और इस ऑटोमेटिक वेपन्स के अलावा इसमें पुलिस पर हमला करने वाले आलात भी मिले हैं और आंसू गैस के गोले फेंकने वाली गन और साथ आंसू गैस के गोले भी बरामद हुए हैं। तो एक तो जरूरी हो गया कि ऑडिट करवाया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के माल खाने का, क्योंकि ये चीजें हमारा अंदाजा वहां से उठाई जा रही हैं और ये निहायत गैर कानूनी और संगीन जुर्म है जो किया जा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मटेरियल को और उनकी वेपनरी को अगर खुदा न खास्ता इस्तेमाल किया जाना है इस्लामाबाद में, तो ये बड़ी मोहलक बात है। और दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी ये इत्तलाएं मौजूद थी कि 2 नवंबर को इमरान खान साहब उनकी पार्टी एक कियास क्रिएट करना चाहते हैं इस्लामाबाद में, और खुद इमरान खान साहब अपने बयानात में शहादतों का जिक्र कर चुके हैं। उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी जब धरना दिया था तो हमलों का ट्रैक रिकॉर्ड है, पुलिस अफसरान पर, सरकारी एहलकारों पर, PTV पर, पार्लियामेंट हाउस पर, PM हाउस पर। तो ये तमाम चीजें गवर्नमेंट के पेश नजर थी, जिसकी वजह से प्रिवेंटिव मेजर्स की गई हैं, वरना कभी 3.5 साल में उनको जलसा जुलूस करने से रोका नहीं गया।
आज जो असला पकड़ा गया है वो इस बात का बैन सबूत है कि ये असला अगर एंटर हो जाता है इस्लामाबाद में तो ये इस्तेमाल किया जाना था अगले 1-2 रोज में इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ, और ये एक बड़ा संगीन जुर्म है जिसकी पीटीआई के बाद लोग मरतकिब हो रहे हैं और एक शायद साजिश प्लान की जा रही है। सो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। और ये ठीक है ख्वाजा साहब, एक तो मामला ये था, दूसरा मामला खबर का भी है जिसकी तहकीकात हो रही है। शेख रशीद तो कहते हैं कि सिक्योरिटी इजलास की खबर में अंदर के लोग मुलव्विस हैं, आप क्या कहेंगे? ये बात बहुत अहम है कि शेख रशीद साहब ने 2 रोज पेशतर वज़रा और आर्मी चीफ की मुलाकात पे कमेंट किया है और उन्होंने उस मीटिंग के माहौल के बारे में अपनी तासरात बयान की हैं। शेख रशीद साहब ये जो हरकत कर रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने की, उन्हें इससे बाज आना चाहिए। ना तो वो उस मीटिंग का हिस्सा थे, ना उनके पास उस हवाले से कोई इतला है। इसलिए हम समझते हैं कि अगर वो कौमी सलामती की बात करते हैं और किसी इशू पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह और वज़रा की बात होती है, शेख रशीद साहब को उसमें टांग अड़ाने की या उसके बारे में कंफ्यूजन क्रिएट करने की चंदा जरूरत नहीं। इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने कल अदालत में जाना है और हमारी इतला ये है कि वो अदालत का घेराव करना चाह रहे हैं और इसीलिए वो वहाँ अपने वकला के साथ जाने के बजाय अपने कारकुनों का एक जम्मे गफीर लेके जाना चाहते हैं। और ये इमरान खान साहब पहली बार नहीं कर रहे, वो अदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। ख्वाजा साहब आपका ख्वाजा साद रफीक क्या कहते हैं ये तो आपने जान लिया। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां महाज काफी गर्म हो चुका है। बन्नी गाला में पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादम हुआ और कप्तान के पास पहुंचने के लिए कोशां 50 कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बन्नी गाला जाने वाले रास्तों पर एफसी और पुलिस की भारी नफरी तैनात। पार्क रोड, कुरंग रोड और सिमली डैम रोड पर 3 मरकजी रास्तों पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार हर गाड़ी की तलाशी के साथ साथ शिनाख्ती परेड भी जारी है। बंगिश रोड पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस में तसादुम भी हुआ। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। पानी दे, नमक मार। पाकिस्तान चौक पर भी पुलिस और कारकुनों में झड़प हुई। पुलिस ने यहाँ भी मुंतशिर करने की हिकमत अमली को अपनाए रखा। पुलिस ने बन्नी गाला जाने की कोशिश करने वाले मुख्तलिफ मकामात से 50 कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें मुख्तलिफ इस्लामाबाद के थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब कारकुनों का बन्नी गाला पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। बनी गाला इस्लामाबाद में महाज गरम, पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम भी दिन भर होता रहा। कप्तान के पास पहुंचने के लिए कोशां मुतादिद ऐसे खिलाड़ी थे जिनको पकड़ा भी गया। बनी गाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, ये बात करेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे फैसल रजा हमारे साथ हैं। फैसल, दिन भर तो बहुत तसादुम होता रहा और पकड़ धकड़ भी होती रही, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी नाजिया, असल में सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपने खुद बताया कि ओवरऑल जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रहा। तहरीक इंसाफ के जितने भी जुनून से भरे जो खिलाड़ी हैं वो बन्नी गाला पहुंचने की काविशें करते रहे और अब ताहाल जो है ये काविशें जारी हैं। बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो रास्ते में हैं जो कि बन्नी गाला पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है बन्नी गाला के इर्द गिर्द 5000 से ज़ायद जो है वो एफसी पुलिस और जिस इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस शामिल है, उनकी नफरी तैनात है। ख़ास तौर पे जो है वो 2 बैरियर्स हैं। एक जो बन्नी गाला बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर बैरियर है, वहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि वहाँ जो है वो अंदर की तरफ जो है वो पुलिस और एफसी बहुत ज्यादा है। उसके बाद मीडिया का इजहार है, बहुत ज्यादा मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो निचला नाका है, जो जहाँ से मेन एंट्रेंस है, मेन जो है वो सदर नाका है, वहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पुलिस और जो है एफसी की नफरी तैनात है, जो कि किसी भी कारकुन को यहाँ पर। बहुत शुक्रिया फैसल, आपसे मजीद तफसीलात रहेंगे। आपको आगाह करेंगे हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को अपने 4 मुतालिबात तस्लीम करने के लिए डेडलाइन दे दी है। बिलावल कहते हैं कि अगर 7 नवंबर तक 4 मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। हमने उस डिमांड को आयद किया था कि इंटीरियर मिनिस्टर शाह जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हम इस्तीफा भी मांगते हैं। तहरीक इंसाफ के बाद अब पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत को एहतजाज का संदेशा दे दिया। बिलावल भुट्टो ने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور کہا کہ 7 نومبر تک مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور پولیس جب دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں تو نواز اور عمران کو کیا مسئلہ ہے؟ جہاں ہمارے لوگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر عوام مرنے کے لیے تیار ہے، اگر فوجی مرنے کے لیے تیار ہے، اگر پولیس مرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، پھر نواز شریف کا کیا ایکسکیوز ہے؟ عمران خان کا کیا ایکسکیوز ہے؟ چودھری نثار کا کیا ایکسکیوز ہے؟ بلاول بھٹو نے کہا کہ ابھی سانحہ کوئٹہ کو چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ وزیر داخلہ طالبان کے ساتھ فوٹو سیشن کرتے دکھائی دیے۔ اس انسیڈنٹ کا 24 آورز بھی گزرا نہیں تھا، 3 دن کا تقریباً گزرا تھا کوئٹہ انسیڈنٹ کے بعد، اور ہمارا انٹیریئر منسٹر فوٹو سیشن کر رہے ہیں گٹ طالبان کے ساتھ۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم کو چودھری نثار کی قید میں 1 سال ہو گیا۔ وزیر داخلہ نے اپنی توجہ پیپلز پارٹی اور MQM کو تنگ کرنے میں لگا دی۔ اس تیز آدمی نے سوچا کہ دیکھو، اگر میں ادھر MQM کو تنگ کرتا ہے میرا فائدہ ہوگا، اگر میں ڈاکٹر عاصم اور پیپلز پارٹی کو تنگ کرتے ہو تو میرا فائدہ ہوگا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر سب کا اتفاق رائے ہو گیا تھا، لیکن چودھری نثار نے سیاست کر ڈالی۔ ادھر بیٹھ کر انٹیریئر منسٹری کا حیثیت کو ابیوز کیا ہے۔ یہ کنسنسس بن رہا تھا پولیٹیکل پارٹیز اور باقی جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، سب ایک پیج پر تھے نیشنل ایکشن پلان۔ بلاول نے کہا کہ جی ٹی روڈ کی لڑائی میں عمران خان اور چودھری نثار بھی شریک ہوتے ہیں۔ ایان علی کے خلاف بات کرنے کے لیے پریس کانفرنس ہوتی ہے، لیکن دہشت گردوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور بلاول بھٹو نے عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران چاہتے ہیں کہ وہ کٹ پتلی بنے رہیں اور ان کی ڈوریں پیچھے سے کوئی ہلاتا رہے۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا عادت یہ ہے کہ وہ کٹ پتلی ہو اور کسی کے پاس سٹرنگز ہو۔ بدقسمتی ہے اس کا کہ ابھی ان کا وہ جو ہوتے تھے وہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک بڑا پروفیشنل، بڑا اسٹیٹمنٹس لائک بڑی پاپولر چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے، اس نے سیاست میں انٹرفیئر نہیں کیا ہے۔ تو عمران خان کا یہ مصیبت بن رہا ہے کہ سپورٹ کے بغیر، امپائر کی انگلی کے بغیر وہ تو موومنٹ نہیں چلا سکتا ہے۔ اور نواز شریف کے لیے بھی یہ تو بڑا فائدہ مند ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بھٹو نہیں اٹھتا ہے تو پنجاب تو جاگتا ہی نہیں ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ میں اس تقریر کے دوران جہاں مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں وہ اپنی والدہ کی شہادت کے ذکر پر آبدیدہ ہو گئے۔ کوئٹہ میں بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا انداز ہی منفرد تھا۔ بلاول بولے وہ شہیدوں کے لاواحقین کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ میں آپ کا جو بکواس ہے، جو سیاسی سلوگنز ہے، جو آپ لگاتے رہتے ہو، آپ پلیز لگاتے رہو جب تک میرے پاکستانی عوام کا خون گرتا رہے گا۔ باتوں کو نہیں مانتا ہوں، پاکستان کے عوام آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ کے شہداء کے لواحقین کا غم وہ اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ میرا خاندان کا دکھ اور بلوچستان کے عوام کا دکھ ایک ہی دکھ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تقریر کے دوران والدہ کا ذکر آیا تو آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے پتا ہے بلاول اپنی والدہ کے ذکر پر بولے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں، کھپے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام اور ان کے خاندان کا دکھ ایک ہی ہے۔